हेलो डियर लर्नर, हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू सीरीज में आज हम जो चैप्टर कवर करेंगे दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी ऑप्शन में चार स्टेटमेंट हैं, आपको उन चार में से तीन करेक्ट हैं, एक इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करनी है। पहला ऑप्शन दिया है इन बर्ड्स एंड मैमल इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। आफ्टर दैट कोलेस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट। Polyspermy in mammal is prevented by the chemical changes in the egg surface. This is false statement. And in the human, female implantation occurs almost 7 days after fertilization. This is true statement. चलिए इन स्टेटमेंट को मैं थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो हमारा एक चैप्टर है एनिमल किंगडम, उसमें ना किस फाइलम में या किस क्लास में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, किस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है दिया गया है, तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम कोर्डेटा फाइलम की बात कर लेते हैं सिर्फ, क्योंकि वो एक सेपरेट चैप्टर है। यहाँ पे कोर्डेटा फाइलम की बात कर लेते हैं। तो सपोज कर लीजिए जैसे हम बात करते हैं कोर्डेटा फाइलम की। किसकी बात करते हैं? कोर्डेटा फाइलम की। तो कोर्डेटा फाइलम में एक आती है कार्टिलेजिनस फिश। क्या आती है? कार्टिलेजिनस फिश। तो जो कार्टिलेजिनस फिश होती है उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक हमारे पास होती है बोनी फिश। तो जो बोनी फिश होती है बेटा उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? एक्सटर्नल। उसके बाद हमारे आते हैं एम्फीबियंस। तो जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? एक्सटर्नल। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स के बाद हमारे पास एवीज आते हैं। एवीज का मतलब होता है बर्ड्स। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो लास्ट क्लास है मेमेलिया क्लास है, उसमें मैमल्स आते हैं। इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल। तो हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट में यही दे रखा है कि जो बर्ड्स हैं और जो मैमल्स हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो दूसरे नंबर पे जो स्टेटमेंट है दैट इज अबाउट कोलेस्ट्रम। तो एक बात आप ध्यान से सुनिए। जो कोलेस्ट्रम होता है दिस इज इनिशियल लैक्टेटिंग मिल्क। ये होता क्या है? इनिशियल लैक्टेटिंग मिल्क। इनिशियल लैक्टेटिंग मिल्क को क्या बोलते हैं बेटा? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। अब देखो जो कोलेस्ट्रम होता है ना, ये होता है रिच इन एंटीबॉडीज। ये किस में रिच होता है? एंटीबॉडीज में। और आपसे अगर कोई पूछ लेना कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो आईजीए और आईजीजी एंटीबॉडी होती है। हमेशा याद रखना, जो आईजीए होती है ये तो ह्यूमन के कोलेस्ट्रम में होती है। जो इनिशियल लैक्टेटिंग मिल्क होता है ह्यूमन बीइंग में, उसमें आईजीए होती है। और जो हमारी कैटल होती है, जो गाय होती है, काऊ होती है, कैटल के कोलेस्ट्रम में आईजीजी एंटीबॉडी होती है। ठीक है। और एक बात याद रखना, ये जो कोलेस्ट्रम होता है ना, ये प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी। ये कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दे रखा है बट इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। चलिए थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। इसको एक बार मैं रफ कर देता हूँ सो दैट हमारे पास थोड़ा स्पेस हो जाएगा, तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये जो नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ना, वो दिया है ओवम से रिलेटेड। अब देखो बेटा, ओवम का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द नीट एस्पायरेंट को ओवम का स्ट्रक्चर समझ ही नहीं आता। तो चलो आज मैं आपको सबसे पहले एक ओवम के स्ट्रक्चर का भी ओवरव्यू दे देता हूं। उसके बाद आपका ओवम से रिलेटेड आई होप कि कोई क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ओवम है। दिस इज ओवम। और अगर मैं बात करूं ना बेटा, ये जो मेम्ब्रेन है दिस इज नोन एज ऊलेमा। इसको क्या बोलते हैं? ऊलेमा बोलते हैं। यानी ओवम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ओवम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ऊलेमा। क्या बोला जाता है? ऊलेमा। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, डीएनए कंटेंट होता है, न्यूक्लियस होता है, वो सारी चीजें प्रेजेंट होती है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इस ऊलेमा के बाहर है ना एक लेयर प्रेजेंट होती है बेटा। इस लेयर का नाम होता है जोना पेलुसिडा। इस लेयर का नाम क्या होता है? दिस इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा। इस लेयर का नाम क्या होता है? दिस इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा। इस लेयर को क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा। और देखो जोना पेल्यूसिडा के बाहर कुछ फोलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती है। इस जोना पेल्यूसिडा के बाहर कुछ इस तरीके की फोलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती है। दीज सेल्स आर नोन एज कोरोना रेडिएटा। इस इन लेयर को क्या बोलते हैं?
कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो आप एक बात याद रखना, जो मैमल्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो एग होता है, फीमेल गैमेट ओवम होता है ना, उसके बाहर वैसे 3 लेयर हैं। एक तो खुद ओवम की लेयर है, तो जो ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका नाम होता है ऊलेमा। क्या नाम होता है? ऊलेमा। और उसके बाद अगर अपन बात करें, उसके बाहर जो लेयर होती है दैट इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा, और जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है दैट इज नोन एज कोरोना रेडिएटा। अब आप एक बात को ध्यान से सुनिए, जो स्पर्म होता है ना, वो स्पर्म आके सबसे पहले टच करता है जोना पेल्यूसिडा को। हमेशा याद रखना, स्पर्म टचेस टू जोना पेल्यूसिडा। किसको टच करता है? जोना पेल्यूसिडा को टच करता है। और जब स्पर्म जोना पेल्यूसिडा को टच करता है ना, तो जोना पेल्यूसिडा में क्या होता है? केमिकल चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं? जोना पेल्यूसिडा में क्या होता है? केमिकल चेंजेस आते हैं। और ये जो केमिकल चेंजेस आते हैं ना, इन केमिकल की वजह से क्या होता है? प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। क्या होती है? प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। ओके। अब हमारे क्वेश्चन में दिया है कि एग सरफेस, तो गलत हो गया ना, क्योंकि एग सरफेस का मतलब तो हो गया बेटा ऊलेमा। क्या हो गया? ऊलेमा। जबकि ऊलेमा को तो स्पर्म टच ही नहीं करता है, स्पर्म टच करता है जोना पेल्यूसिडा, मिडिल लेयर को टच करता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इज इट क्लियर टू यू? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल इजी है कि फर्टिलाइजेशन के 1 वीक के बाद, ऑलमोस्ट 7th डे के बाद इम्प्लांटेशन यानी प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, की जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो 3rd सी ऑप्शन है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अब एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। सेकंड जो बी ऑप्शन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, एक करेक्ट है, तो आपको वो करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर ओव्यूलेटरी सर्ज, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा। ठीक है, फिर oogonal cell start to proliferate and give rise to the functional ovum in regular cycle from puberty onwards, this is also false statement. Sperm released from seminiferous tubule are highly motile, this is also false statement. और progesterone level is high during the post ovulatory phase of menstrual cycle, this is absolutely ट्रू स्टेटमेंट। चलो अब इनको एक्सप्लेन करता हूं एक बार, ध्यान से सुनो। जो ओव्यूलेटरी सर्ज होता है, जो ओव्यूलेटरी सर्ज होता है वो होता है ड्यू टू increased level of LH, due to increased level of LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के इंक्रीज्ड लेवल की वजह से ओव्यूलेटरी सर्ज आता है बेटा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको दिया है कि जो oogonal सेल होती है ना, oogonal सेल होती है वो प्रोड्यूस करती है ओवम, तो ये गलत स्टेटमेंट है। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, जो प्राइमरी oocyte होता है बेटा, जो प्राइमरी oocyte होता है ना, वो प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर आफ्टर बर्थ। तो प्राइमरी oocyte से ओवम बनता है। कभी भी हमेशा याद रखना, कभी भी oogonal सेल से ओवम प्रोड्यूस नहीं होता, इसीलिए इसके अंदर ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे एस्ट्रोजन वर्ड गलत था। स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर हाईली मोटाइल, ये गलत है। ऑलवेज रिमेंबर, मोटेलिटी ऑफ स्पर्म, मोटेलिटी ऑफ स्पर्म arises after its first capacitation। जब फर्स्ट कैपेसिटेशन कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद मोटेलिटी आती है। और ऑलवेज रिमेंबर, जो फर्स्ट कैपेसिटेशन होता है ना स्पर्म का, फर्स्ट कैपेसिटेशन होता है वो होता है एपिडिडाइमिस में। किसमें होता है? एपिडिडाइमिस में होता है। क्लियर है ये बात आपको? और याद रखना बेटा, जो सेकंड कैपेसिटेशन होता है ना स्पर्म का, जो सेकंड कैपेसिटेशन होता है वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। किसमें होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए ना, तो सर्विक्स में होता है, यूट्रस के अंदर होता है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि वो हाईली मोटाइल होते नहीं है। उनमें जो मेन मोटेलिटी आती है ना, प्रोग्रेसिव मोटेलिटी जिसको बोलते हैं, वो एपिडिडाइमिस में जाने के बाद आती है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पोस्ट ओव्यूलेटरी स्टेज होती है, पोस्ट ओव्यूलेटरी स्टेज, तो पोस्ट ओव्यूलेटरी स्टेज में क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से क्या होता है?
प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, नॉट ए बिग डील। odd one out from the following structure reference to male reproductive system। तो rectitestis, epididymis and vosa efferentia, ये जो तीनों पार्ट होते हैं, these are the part of male reproductive system, these are the part of male reproductive system, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। और जो isthmus होता है, isthmus होता है पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। और आपको पता है ओविडक्ट प्रेजेंट होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, यस और नो। तो ओड वन अगर आपसे पूछा जाए तो इस थमसा वो ओड वन हो जाएगा, क्योंकि जो रेटिटेस्टिस है, एपिडिडाइमिस है, वो साइफरेंशिया, वो तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। इस्थमस जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट का पार्ट है। इज इट क्लियर टू यू? याद रखना जो इस्थमस होता है वो कनेक्ट करता है यूट्रस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। seminal plasma, the fluid part of semen, is contributed by seminal vesicle, prostate, urethra, bulbourethral gland। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो बेटा। जो वर्ड होता है ना सीमन, सीमन के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है स्पर्म और दूसरा होता है सेमिनल प्लाज्मा। क्या होता है? सेमिनल प्लाज्मा। अब एक बात आप ध्यान से सुनो, जो स्पर्म होते हैं ना, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, टेस्टिकल्स जो होते हैं वहां से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। और जो सेमिनल प्लाज्मा होता है ये प्रोड्यूस होता है मेल असेसरी, मेल असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। जो मेल असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है उनसे सेमिनल प्लाज्मा होता है सीक्रेट। और जो ये होती है ना, ये 3 टाइप की होती है बेटा। कितने टाइप की होती है? 3 तरीके की। तो जो हमारा सबसे पहला जो टाइप होता है दैट इज नोन एज सेमिनल वेसिकल। पहला पार्ट क्या होता है, मतलब पहला टाइप क्या होता है मेल असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का? सेमिनल वेसिकल। जो दूसरा होता है दैट इज बल्बो यूरिथ्रल। दूसरा कौन सा होता है? बल्बो यूरिथ्रल। और बल्बो यूरिथ्रल का एक नाम और होता है काउपर्स ग्लैंड। क्या नाम होता है? काउपर्स ग्लैंड। और अगर मैं थर्ड बात करूं तो वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। इज इट क्लियर टू यू? तो 3 हो गई। अच्छा चलो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ। ये जो होती है ये 1 पेयर होती है। जो हमारी बल्बो यूरिथ्रल और काउपर है ये भी हमारे पास 1 पेयर होती है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये सिंगल होती है, एक होती है नंबर में, बाकी ऊपर वाली 2 होती है। तो टोटल 5 3 टाइप की है। तो सेमिनल प्लाज्मा जो होता है ना वो सेमिनल वेसिकल से और प्रोस्टेट ग्लैंड से और बल्बोयूरिथ्रल से निकलता है, यूरिथ्रा से नहीं निकलता। तो 1 2 एंड 4 विल बी द राइट आंसर। दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम, इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब मैं आपको 3 चीजें समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक वर्ड होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या वर्ड होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ formation of spermatozoa, the process of formation of spermatozoa from spermatogonia। देखो सबसे पहले ना स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होती है, उन स्पर्मेटोगोनिया से लेके और लास्ट तक स्पर्मेटोजोआ बनने की पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना। इसी से ना मिलता जुलता एक नाम और होता है, उस वर्ड को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? जो सेकंड वर्ड होता है दैट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। दूसरे वर्ड को अपन क्या बोलेंगे? द सेकंड वर्ड इज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखो स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्मेटिड है वो जब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और इसके लिए हेल्प्स सर्टोली सेल। कौन मदद करती है? हेल्प्स सर्टोली सेल मदद करती है। सर्टोली सेल से स्पर्मेटिड न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करेगा और वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक लास्ट वर्ड है स्पर्मिएशन। क्या वर्ड है? स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ, रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म है वो रिलीज होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो हमारे क्वेश्चन में स्पर्मिएशन पूछा था, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल राइट आंसर है। बट मैंने यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन समझा दिया। ये तीनों वर्ड बड़े अच्छे वर्ड हैं। अगर आपको ये तीनों चीज समझ आई है ना, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ आपको ये तीन वर्ड जरूर समझ आए। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और देखो इसका रीजन क्या है, जो हमारी एनसीईआरटी का जो चैप्टर है ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें एक जगह पे ये तीनों वर्ड एक्सप्लेन किए गए हैं, एक लाइन में ही एक्सप्लेन किए गए हैं। क्लियर है? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। Mature Graafian follicle is generally present in the ovary of a healthy human female around 5th to 8th day, 11th to 17th day और 18th to 23 और 24 to 28th डे। तो अब ध्यान से सुनो बेटा मेरी बात है। देखो सबसे पहले हमारे पास होता है प्राइमरी फोलिकल। क्या होता है? प्राइमरी फोलिकल। प्राइमरी फोलिकल से बनता है सेकेंडरी फोलिकल। क्या बनता है? सेकेंडरी फोलिकल। सेकेंडरी फोलिकल से बनता है टर्शरी फोलिकल। क्या बनता है? टर्शरी फोलिकल। और टर्शरी फोलिकल से बनता है मेच्योर ग्राफियन फोलिकल। क्या बनता है? मेच्योर ग्राफियन फोलिकल। ग्राफियन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसीलिए इसको ग्राफियन फोलिकल बोलते हैं, नथिंग एल्स। और देखो जैसे मेच्योर ग्राफियन फोलिकल बनता है उसके बाद होता है ओव्यूलेशन। क्या होता है? ओव्यूलेशन। तो मेच्योर ग्राफियन फोलिकल बनने से लेके ओव्यूलेशन का जो टाइम पीरियड होता है, इसको अपन बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। क्या बोलते हैं? फर्टाइल पीरियड। और इसी का बेटा एक नाम और होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज रिस्की पीरियड। इसका एक नाम और क्या होता है? रिस्की पीरियड। और ये होता है 11th to 17th डे, 11th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इज इट क्लियर टू यू? तो जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो जनरली 11th to 17th डे पे अपीयर होता है ऑन द सरफेस ऑफ ओवरी। ओवरी की सरफेस पे दिखाई देता है, फील कर सकते हैं। ठीक है? अब एक बात को आप ध्यान से सुनो, एक इंपॉर्टेंट चीज और नोट करवा देता हूं। जो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है ना, इसके बारे में एक चीज याद रखना, कैरेक्टराइज्ड बाई फ्लूइड फिल्ड कैविटी। कैरेक्टराइज्ड बाई फ्लूइड फिल्ड कैविटी। और जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है बेटा, उसका एक नाम होता है, दैट इज एंट्रम। उसको क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। इज इट क्लियर टू यू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर ड्यू टू इट contact with zona pellucida of the ovum, reaction with the uterine environment of female, reaction with the epididymal environment of male, एंड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन द यूट्रस। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको ये बात पहले ही बता चुका हूं, जब हमने आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें डिस्कस किया था कि जो एक्रोसोमल रिएक्शंस होती है ना, एक्रोसोमल रिएक्शन जो होती है उससे दो चीजें होती है। देखो पहले होता क्या है, व्हेन हेड ऑफ स्पर्म, व्हेन हेड ऑफ स्पर्म टचेस टू जोना पेल्यूसिडा, किसको टच करता है? जोना पेल्यूसिडा को टच करता है ना, उस टाइम पे एक्रोसोमल रिएक्शन होती है। उससे दो चीजें होती है, एक तो इससे क्या होगा, प्रिवेंट पोलिस्पर्मी, एक तो इससे पोलिस्पर्मी प्रिवेंट हो जाएगी, और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड इन सेकेंडरी oocyte। जो हमारा सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर मियोसिस 2 है वो कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट्स एंड ओवा रिलीजेस आउट, और ओवम प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है? देखो जो oogenesis का प्रोसेस है ना, वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें से इतने क्वेश्चन बनते हैं जितने आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको oogenesis की प्रोसेस में कहीं पे भी गड़बड़ होना, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं आपके लिए oogenesis को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? क्योंकि अभी तो हमारी एमसीक्यू एग्जाम्पलर की जो सीरीज है उसमें उतना नहीं अपन एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर आपको डाउट हो तो यू हैव टू जस्ट पुट ए कमेंट and I will provide you the videos lecture particularly on that particular topic in depth. Okay? तो हमारे देखो यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन होती है ना, वो तब होती है जब जो हेड है वो जोना पेल्यूसिडा को टच करता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके? ये आपको पहले भी समझ आ जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेल एसेसरी ग्लैंड। तो अगर अपन बात करें मेल एसेसरी ग्लैंड की, तो मेल एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती है? एक होती है सेमिनल वेसिकल, एक होती है सेमिनल वेसिकल, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है बल्बो यूरिथ्रल, और जो बल्बो यूरिथ्रल होती है उसका एक नाम और अभी आपको बताया था, काउपर्स ग्लैंड होता है। और उसके बाद अगर अपन बात करें थर्ड नंबर पे, तो वो होती है प्रोस्टेट। क्या होती है? प्रोस्टेट। और याद रखना जो सेमिनल वेसिकल है वो पेयर्ड होती है, जो काउपर ग्लैंड है दैट इज आल्सो पेयर्ड, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो सिंगल ग्लैंड होती है। बेटा याद रहेगा आपको। तो देखो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, और ये तो है एम्पुला इज नॉट ए मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। चलो आपको थोड़ा सा एम्पुला के बारे में समझाता हूँ। एम्पुला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। जो एम्पुला जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये मेल में भी प्रेजेंट होता है और ये फीमेल में भी प्रेजेंट होता है। फीमेल में एम्पुला कहाँ पे होता है? एम्पुला पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। और एक बात और याद रख लेना, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फीमेल के अंदर जो एम्पुला होता है ना, वो होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूँ व्हाइट कलर से, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए ना कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, फेलोपियन ट्यूब में जो एम्पुला रीजन है वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। और वहीं पे देखो मेल में भी एम्पुला नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया बट होता है, जो वॉस डिफरेंस होता है ना, जो वॉस डिफरेंस होता है, जो वॉस डिफरेंस का जो क्वाइल्ड पार्ट होता है ना, क्वाइलिंग वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एम्पुला। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। जो नाइन्थ क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है। द स्पर्मेटोजेनेसिस अंडरगो डिवीजन, sorry, the spermatogonia undergo division to produce sperm by the process of spermatogenesis. Choose the correct one with reference to the above. Spermatogonia have 46 chromosome, ठीक है। always undergo meiotic division, गलत है। स्पर्मेटोगोनिया में meiotic division नहीं होता। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, गलत है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में तो मियोसिस होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव 23 क्रोमोसोम एंड अंडरगो सेकंड मियोटिक डिवीजन, सही है। स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटिड, ये गलत है। सुनो, अब चलो आपको मैं यहाँ पे पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस ही समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? हमारे पास होती है स्पर्मेटोगोनिया। क्या प्रेजेंट होती है? स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक। और माइटोटिक डिवीजन होने से यहाँ पे बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक बात याद रखना, इसमें 46 क्रोमोसोम है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी 46 क्रोमोसोम है। इसमें कंप्लीट होता है मियोसिस 1। क्या कंप्लीट होता है? मियोसिस 1। और मियोसिस 1 कंप्लीट होने से यहाँ पे बनेंगे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें 23 क्रोमोसोम होंगे। और यहाँ पे क्या होगा? हमारा मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। क्या कंप्लीट होगा? मियोसिस 2। और जब मियोसिस 2 कंप्लीट होता है ना बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास बनेंगे 4 स्पर्मेटिड। क्या बनेंगे? 4 स्पर्मेटिड। और अब ये जो 4 स्पर्मेटिड होते हैं ना, ये मेच्योर होके बन जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में। अब यहाँ पे क्या बन जाता है? दिस इज स्पर्मेटोजोआ। तो देखो लास्ट ऑप्शन में दिया स्पर्मेटोजोआ है वो स्पर्मेटिड बनते हैं, गलत है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज ओनली सी ऑप्शन। ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, इस प्रोसेस को ऊपर से लेके स्पर्मेटिड बनने तक की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजिनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजिनेसिस। और ये जो लास्ट वाला स्टेप होता है ना, जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजिनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजिनेसिस। और ऊपर से लेके नीचे तक ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजिनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजिनेसिस। और ये जो स्पर्मेटोजोआ बने हैं, ये जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। देखो मैच द कॉलम जब भी नीट में आए ना, फ्री का नंबर होता है आपके लिए। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। यहाँ पे स्पर्म के पार्ट दिए हैं, हेड, मिडल पीस, एक्रोसोम, टेल, और सामने दिया एंजाइम,
स्पर्म मोटेलिटी, एनर्जी और जेनेटिक मटेरियल। तो देखो बेटा सिंपल सी बात है, जो हेड होता है, हेड में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हेड में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है जेनेटिक मटेरियल, मिडल पीस में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना। एक्रोसोम जो होता है, एक्रोसोम से एक्रोसोमल रिएक्शंस होती हैं। आज हमने कितनी बार एक्रोसोमल रिएक्शन की बात की, तो जो एक्रोसोम होता है उसमें जो एंजाइम होते हैं वो एक्रोसोमल रिएक्शन करवाते हैं। और जो टेल होती है, टेल की वजह से स्पर्म में मोटेलिटी आती है जी, क्या आती है, स्पर्म में मोटेलिटी। तो टेल की वजह से स्पर्म मोटेलिटी होती है। तो आप देख लो हमारा जो ए है, ए के साथ मैच होगा फोर्थ ऑप्शन, जो हमारा बी है, बी के साथ मैच होगा हमारा थर्ड ऑप्शन, जो हमारा सी है, सी के साथ मैच होगा फर्स्ट ऑप्शन, और जो डी है, डी के साथ मैच होगा सेकंड ऑप्शन। तो ए के साथ 4, बी के साथ 3, सी के साथ 1, डी के साथ सेकंड, राइट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। चलो एक यहाँ पे पॉइंट लिखवा देता हूं, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म जो होता है ना वो होता है टेल। बेटा क्या होता है, टेल। इज इट क्लियर टू यू? ये एक्स्ट्रा ऐसे बता दिया आपको, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफी इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम। तो स्पर्मेटोगोनिया है वो 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम, जाइगोट 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम, सेकेंडरी oocyte इज ए हैप्लॉइड 23 क्रोमोसोम, oogonia इज आल्सो 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम। तो 23 क्रोमोसोम होते हैं सेकेंडरी oocyte के अंदर। इज इट क्लियर टू यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक दिया है ट्रोफोब्लास्ट, क्लीवेज, इनर सेल मास और इम्प्लांटेशन। तो एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिखा है embedded of blastocyst into the endometrium and group of cell that would differentiate as embryo। तो देखो जो इनर सेल मास होता है ना वो डिफरेंशिएट होके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। क्लियर है? और उसके बाद हमें दिया गया है क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है बेटा, जब माइटोटिक डिवीजन होता है जाइगोट में, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लीवेज। और आउटर लेयर ऑफ ब्लास्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, तो ये हो गया हमारा ट्रोफोब्लास्ट। जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो बाहर से अटैच होती है, और जो इम्बेंडेशन होता है उसके अंदर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो जो हमारा ए है, ए के साथ मैच हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जो बी है, बी के साथ 4, जो सी है, सी के साथ सेकंड, जो डी है उसके साथ फर्स्ट। तो ए के साथ थर्ड है, बी के साथ 4 है, सी के साथ सेकंड, डी के साथ 1, राइट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन ओनली। इज इट क्लियर टू यू? चलो एक छोटा सा इसमें और आपका नॉलेज ऐड कर देता हूँ। एक बात आप हमेशा याद रखना बेटा, देखो होता क्या है ना, हमारे पास एक स्टेज आती है ब्लास्टूला। कौन सी स्टेज आती है? ब्लास्टूला। ब्लास्टूला स्टेज में क्या होता है, बाहर की तरफ जो सेल्स होती हैं वो इस तरीके से सर्कल के फॉर्म में अरेंज हो जाती है। क्लियर है ये बात आपको? और ये जो सर्कल के फॉर्म में अरेंज होती है इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और जो ट्रोफोब्लास्ट होती है ना ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में मदद करती है। किसमें मदद करती है? प्लेसेंटा फॉर्मेशन में। और यहाँ पे एक एंड के ऊपर है ना कुछ सेल एग्रीगेट हो जाती हैं, इसको बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। और ये जो इनर सेल मास होता है ना ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है काफी प्यारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन, कि ह्यूमन के प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो याद रखिएगा, एक तो सीक्रेट होता है ईस्ट्रोजन, एक सीक्रेट होता है प्रोजेस्टेरोन, और एक सीक्रेट होता है HCG, और एक सीक्रेट होता है HPL। 4 हार्मोन होते हैं जो प्लेसेंटा से सीक्रेट होते हैं। अगर आपसे पेपर में कभी पूछ लिया जाए ओवेरियन हार्मोन कि ओवरी से सीक्रेट होने वाले कौन कौन से हार्मोन है, तो आप याद रखना एक होता है ईस्ट्रोजन, एक आप याद रखना प्रोजेस्टेरोन, और एक आप याद रख लेना रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा? रिलैक्सिन हार्मोन। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए ना कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन आते हैं, तो LH और FSH आते हैं। और अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन आता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बेटा ऑक्सीटोसिन आता है। कौन सा आता है? ऑक्सीटोसिन। और चलो एक और ऐड कर ही देता हूं, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए बाई चांस, वैसे पूछा नहीं जाएगा, कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन कौन सा है, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आता है, तो हाइपोथैलेमस का आप हार्मोन याद रख लेना गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था दैट वाज ह्यूमन प्लेसेंटा से नहीं होता था, HCG होता है, प्रोजेस्टेरोन,
एस्ट्रोजन होता है, LH होता है, वो प्लेसेंटा से नहीं सीक्रेट होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The vas deferens receive duct of the seminal vesicle and open into urethra as ejaculatory duct। ये बात आप याद रखना कि ejaculatory duct का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरिथ्रल मिएटस, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यूरिथ्रल मिएटस क्या होता है बेटा? यूरिथ्रल मिएटस इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरिनोजेनाइटल डक्ट। आपको पता है मेल यूरिथ्रा के अंदर जो मेल यूरिथ्रा होता है वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह काम करता है, उसमें से यूरिन का भी फ्लो होता है, स्पर्म का भी फ्लो होता है। तो उसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, टिप की जो ओपनिंग होती है, दैट इज नोन एज यूरिथ्रल मिएटस। तो इट इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मोरुला इज द डेवलपमेंटल स्टेज। चलो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास बनता है जाइगोट। जाइगोट होता है सिंगल सेल जी। कैसा होता है? सिंगल सेल। सिंगल सेल से फिर टू सेल स्टेज आती है, टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज के बाद आती है फोर सेल स्टेज, फोर सेल्ड स्टेज। इस तरीके से आगे चलते चलते फिर हमारे पास बन जाता है मोरुला। मोरुला के बाद बनता है ब्लास्टूला। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ब्लास्टूला। ठीक है जी, मोरुला के बाद क्या बनेगा? ब्लास्टूला। और ब्लास्टूला के बाद बनता है बेटा गैस्ट्रूला। क्या बनता है? गैस्ट्रूला। तो हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया जो मोरुला है, तो देखो बेटा जो मोरुला होती है ना, वो जाइगोट और ब्लास्टूला के बीच की स्टेज है। तो पहला ऑप्शन हो गया ठीक। सेकंड है ब्लास्टूला और गैस्ट्रूला के बीच का, तो गलत हो गया। और फिर है आफ्टर इम्प्लांटेशन, गलत है, क्योंकि ब्लास्टूला के बाद यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है? मतलब ब्लास्टूला से इम्प्लांटेशन शुरू होता है। बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन गलत है। तो हमारा राइट आंसर विल बी फर्स्ट ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ ओवम एट ओव्यूलेशन इज। तो देखो जब ओव्यूलेशन होता है, देखो जब ओव्यूलेशन होता है ना, उस टाइम पे पहली बात तो ये ओवम रिलीज ही नहीं होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओवम रिलीज गलत है ये स्टेटमेंट। उस टाइम पे क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ना, वो बनता है बेटा कोरोना रेडिएटा से। किससे बनता है? कोरोना रेडिएटा। तो जैसे मैंने अभी जो शुरू में इस लेक्चर में आपको जो स्ट्रक्चर बताया था ना, वो एनसीईआरटी ओवम का स्ट्रक्चर जरूर बोलती है, पर वो सच में ओवम है नहीं, वो सेकेंडरी oocyte है। तो आप याद रखना, जैसे ये हमारा सेकेंडरी oocyte है, ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखो सेकेंडरी oocyte में ये तो हो गई ऊलेमा। क्या होगी? ऊलेमा। और उसके बाहर जो आती है वो आती है जोना पेल्यूसिडा। ये जो दूसरी लेयर आती है, दिस इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा। और जो इसके बाहर ये जो फॉलिकुलर सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, इन सेल्स को क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज कोरोना रेडिएटा। तो जो मेम्ब्रेनस कवर होता है ना, वो कोरोना रेडिएटा का होता है जी। किसका होता है? कोरोना रेड। देखो जोना रेडिएटा कुछ होते नहीं, जोना पेल्यूसिडा दिस इज द मिडल वन, और जो कोरियन है वो आगे डीप अलग चीज होती है, उसका यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, लेबिया माइनोरा, फिम्बरी, इनफंडिबुलम और इस्थमस। तो देखो जो फिम्बरी है, इनफंडिबुलम है और जो इस्थमस है, दीज आर पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ये किसके पार्ट है? ओविडक्ट, या फिर मैं बोल सकता हूँ फेलोपियन ट्यूब के पार्ट है। और ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट विद इन अब्डोमिनल कैविटी, प्रेजेंट विद इन अब्डोमिनल कैविटी ऑफ फीमेल, फीमेल के अब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। जो लेबिया माइनोरा है, ये पार्ट होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, तो ये ओड वन हो गया, क्योंकि जो फिम्बरी, इनफंडिबुलम, इस्थमस है वो इनर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और लेबिया माइनोरा जो है वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का पार्ट है। दैट्स व्हाई द राइट आंसर विल बी ओड वन, विल बी फर्स्ट ए ऑप्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमने यहाँ पे जो 18 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन थे। काफी अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। हमारी सीरीज में ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन अपलोड हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, आप उनको भी वॉच कीजिए।
अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको कोई भी अदर टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। और हमें ना इस एग्जाम्पलर की सीरीज के अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी सीरीज चला रहे हैं, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।